जो होने वाला नहीं है। चलिए, ये प्रॉब्लम मैंने आपको दिया था। इलस्ट्रेशन। और ए क्या होगा? फर्स्ट थिंग क्लियर, एट 40% कैपेसिटी और एट 60% कैपेसिटी। एक काम करते हैं, हम इसको एज्यूम कर सकते हैं assuming 100% capacity equal to 100 units. So 40% capacity, 40% capacity equal to 40 units. 40 units and 60% capacity, 60 units, and 90% capacity equal to 90 units. As per my knowledge is concerned, आप लोग पहले ही इसको इस ढांचे में एज्यूम करके डाल लीजिए, देन देखिएगा बाकी प्रॉब्लम का और कोई पार्ट आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आई थिंक जो लोगों का प्रॉब्लम नंबर ए हो गया था, वो प्रॉब्लम नंबर बी को आराम से कैलकुलेट कर सकोगे। नाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू और नॉट? है सर, मुझे चाहिए बार। ये बात तो नॉर्मल प्रोसेस हो जाए, अब तो नॉर्मल प्रोसेस में ही हो जाएगा। 40 इक्वल टू, सर अब मैं लिखूंगा 40 इक्वल टू 40 यूनिट्स। तो चलो ए का एक कर देते हैं, ए फॉर ए। देख के ही पता चल रहा है क्या सर? देख के एक चीज तो पता चल रहा है, इट इज नॉट फिक्स्ड। चलो पर यूनिट कॉस्ट at 40 units equal to कितना? 1000 और ना 10,000। 10,000 divided by 40 units कितना? 250। 250 per unit cost at 60 units। साउंड बंद रखिए। 14,000 divided by 60, 60 units कितना? 232 रुपीज 232 रुपीज 32। तो इसको क्या बोलेंगे ना? ये फिक्स्ड है, टोटल कॉस्ट एट 40 सर 233 होगा and 60 units is not constant. Units is not constant, so it is not fixed cost, और
ऊपर में क्या था? So since per unit cost decreasing, so it is not variable cost. क्या बोले थे वेरिएबल कॉस्ट के लिए? सर पर यूनिट कांस्टेंट होगा और टोटल कॉस्ट में टोटल कांस्टेंट होगा, पर यूनिट डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग देखने से ये पता नहीं चलता सर वो क्या फिक्स्ड है ना फिक्स्ड है और नहीं। तब फिक्स देखने के लिए आपको टोटल देखना पड़ेगा, मतलब ये ना वेरिएबल है ना फिक्स्ड है। Therefore the cost A, therefore the A is the semi-variable cost. Semi-variable cost. Done. तो वेरिएबल पोर्शन कितना होगा? वेरिएबल पोर्शन लास्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन करके रखा था हम लोगों ने। क्या बेटा? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। वही अगर है तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट मतलब $14,000 माइनस 10,000 और चेंज इन यूनिट का मतलब है 60 माइनस 40। तो ये था रुपीस और ये है यूनिट्स। तो यूनिटरी मेथड से कॉमन सेंस अप्रोच क्लास लास्ट दिन भी सिखा दिया था। क्या होगा? तो 20 चेंज होने के लिए कितना चेंज होता है बेटा? 20 यूनिट चेंज होने के लिए अगर सर 20 यूनिट चेंज होता तो खर्चा चेंज हो रहा है हाउ मच? 20 यूनिट के लिए 20 यूनिट के लिए 4,000। वेरी गुड। कितना यूनिट के लिए? 20 यूनिट्स। तो इक्वल टू 200 नहीं पड़ेगा, सब समझ चुके हैं क्या लिखेंगे आप लोग। 40 बाई 20 कितना होता है? 200 रुपीज 200 पर यूनिट इज अ वेरिएबल पोर्शन। फिक्स पार्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट एट 40 यूनिट्स। मैंने कैपेसिटी को यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया एज्यूम करके। 40 यूनिट्स हाउ मच बेटा? 10,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। कितना वेरिएबल कॉस्ट? सोचो सर 40 यूनिट्स 8,000 रुपीज 200 प्रति यूनिट करके 8,000। बाकी पोर्शन क्या है? 2,000 फिक्स पोर्शन है। फिक्स कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 2,000। डन। तो मेरा क्वेरी क्या था? कॉस्ट एट 90 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ ए एट 90 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 90 यूनिट्स इंटू रुपीज 200 करके। यस और नो? यस। 18,000
ऐड, दो कंपोनेंट है, फिक्स कॉस्ट कितना 2000, टोटल 20,000, डन। तो ये फॉर हुआ ए। फॉर बी टोटल कॉस्ट एट 40% है और 60% सेम ही है। टोटल कॉस्ट एट 40 यूनिट्स इक्वल टू रुपीज 13,000 and total cost at 60 units rupees 13,000. Therefore the cost is constant, is fixed. So total cost at 90 units equal to কত হবে rupees 13,000। জল আছে আপনারা। Now cost of B that is 2, that is 1, 2। Now last क्या है 3 और C क्या होगा, कॉन्स फिक्स तो नहीं है तो देखना पड़ेगा वेरिएबल और नॉट। और 40,000 यूनिट्स कितना 8,000, 8,000 by 40 how much बोलो Sir, 200. 200. and 12,000 by 60 Sir, 200. so we can say that cost per unit is constant। if cost per unit is constant तो क्या बोलोगे उसको variable, Fixed cost. क्या बोलोगे Variable, sir. if the cost per unit is constant then it is a variable हो गया, proportionately change कर रहा है, so it is a variable cost। total cost at 90 units क्या होगा 90 units into rupees how much बोलो Sir, 18,000. 200, 200 पर यूनिट तो निकल गया है 200 करके, तो 800 का अगर 40 का अगर 8,000 होता है, 60 का अगर 12,000 होता है तो 90 का क्या होगा 18,000। मेरा तो पर यूनिट वेरिएबल निकल गया, वेरिएबल मतलब पर यूनिट में सेम रेट रहेगा, तो यहां पर तो पर यूनिट में सेम रेट है तो ये वेरिएबल हो गया। क्लियर और नॉट? तो तीनों कंपोनेंट निकल गए, इसका भी आंसर आ गया। इसका ना नहीं लिखूंगा, समझ में नहीं आएगा उसके बाद, ठीक है। और पहला प्रॉब्लम जो दिया वो तो सेम ही था तो आराम से हो जाएगा। एनी डाउट यहां तक? सर जब सम करते हैं सर तो उसमें फिक्स सेमी वेरिएबल वेरिएबल निकालना जरूरी है सर? सॉरी सर जब सम करते हैं आंसर खाली बोलता है सर, तो उसमें हमको करना पड़ता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का ये वाला है, ये सेमी वेरिएबल का ये हाँ वेरिएबल। हाँ हाँ,
जब हाथ सेट हो जाएगा तब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। सर फिर डायरेक्टली तो सर हो जाता है सर, 14,000 माइनस 10,000 करेंगे 20% आएगा, तो 4,000 बाई 20 to 30 करेंगे और आराम से नॉर्मली मैं स्टूडेंट को वो सिखाता ही हूँ, नॉट इन कन्वर्टिंग 40 यूनिट्स, द फर्स्ट टाइम मैंने यूनिट्स में दिया है। तो वही से मैं कल डायरेक्ट ऐसे कर दिया, तो फिर बोले सर ना डायरेक्ट करके तुम्हारा 90% सेमी वेरिएबल नहीं आएगा, वेरिएबल एंड फिक्स्ड हो जाएगा, सेमी वेरिएबल तुमको करना पड़ेगा। सर आ जाएगा सर, क्योंकि हमको तो खाली वेरिएबल ऐड करना होता है ना सर, फिक्स तो तुमको तो वेरिएबल निकालना पड़ेगा तब तुम ऐड करोगे ना। सर 60 माइनस 40 तो वेरिएबल ही चेंज होता है ना सर। 60 माइनस 40 करके जो 20% होगा, सो डिवाइड 4,000 डिवाइडेड बाई 20%, तो तब तो तुम्हारा वेरिएबल कंपोनेंट आएगा पर 10% के लिए, पर 1% के लिए कितना वेरिएबल है, नहीं तो वेरिएबल का कंपोनेंट आएगा कैसे तुम्हारा। तो वही तो सर वेरिएबल तो हो गया सर। हाँ तो वेरिएबल होगा तो ठीक है, ऑन दैट बेसिस मुझे तो लिख के करना पड़ेगा। तो वही मैं सर बोल रहा हूँ, तो डायरेक्ट करने में प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बड़ा हो जाता है सर, ये स्टेटमेंट लिखने में आधा टाइम चला जाएगा। स्टेटमेंट में लिखने का आदत डालो अगर पढ़ाई लिखाई करना है, बिकॉज वन ऑफ द रीजन दैट आप लोगों मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोग जाके तो कंपनी का डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, तो आपका तो काम ही है लिखना, आपका तो काम ही है प्रेजेंटेशन करना। आप अगर शॉर्टकट लगाएंगे तो जो मैनेजमेंट आपका ये शॉर्टकट फॉर्मूला देखेगा उसको तो पढ़ने नहीं पड़ेगा इस क्या किया क्या है, तो इसलिए डिटेल होना सब ऑलवेज जरूरी होता है। आदत लगाऊंगा। चलिए यहां तक अगर खत्म होता है मैटर, मैं इसको कॉपी करूंगा एक जगह के लिए, बाद में लेके जाऊंगा, देखता हूं करके रखा है और नहीं। मोर और लेस था। चलिए आज मैं जो कराने वाला हूं दैट इज कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट तो मैंने कर लिया था, डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था, कॉस्ट का डेफिनेशन बताने के बाद ये भी बोला था कॉस्ट अकाउंटिंग का फंडामेंटल काम होता है टू डिटरमिन द कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। तो डिटरमिन ऑफ द कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग का कॉस्ट करने के लिए तो मुझे तो कॉस्ट का टोटलिटी चाहिए जिसके बेसिस में मैं कंट्रोल करूंगा। तो ये कॉस्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट में आज कॉस्ट शीट में हम लोग दिखाएंगे। यहां पर आप लोगों का बहुत सारा न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो हम लोगों को धीरे धीरे ध्यान में रख के हम लोगों को एनरिच्ड होना है। जैसे ही हम लोग एनरिच्ड हो जाएंगे हम लोगों का कहीं पर जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मीनिंग ऑफ द कॉस्ट शीट, व्हाट इज द मीनिंग? A cost sheet or a cost statement is a document which provides the information of detailed cost incurred। हम लोग क्या देखेंगे, जो कॉस्ट टोटल हुआ है उसका डिटेलिंग हम लोग देखेंगे। सिर्फ 4, 5, 8, 9, 10 ऐड करके नहीं लिख सकेंगे। 4 क्यों ऐड हुआ है, 5 क्यों ऐड हुआ है, 10 क्यों ऐड हुआ है, सबका कारण लिखने के बाद हम लोग करेंगे। Which provides the information of detailed cost incurred for production of goods। Cost information are prepared on the basis of functional classification as follows। क्या A B C D E F G H इस तरीके से मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोल के रखा है। कॉस्ट इंफॉर्मेशन आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ। आपको याद है मैंने जब कॉस्ट क्लासिफिकेशन कराया था उसमें एक एरिया था फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में याद करो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड, ये सब कॉस्ट हम लोगों ने अब क्या किया था, हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, फंक्शन वाइज क्लासिफाई किया था। तो नाउ द कॉस्ट क्लासिफाइज एज अबव आर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कॉस्ट हेड इन द कॉस्ट शीट। तो जो कॉस्ट क्लासिफाइड हम लोगों ने किया था उसको हम क्लासिफाई करें, ग्रुप करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। ग्रुप इनटू द फॉलोइंग कॉस्ट हेड इन द कॉस्ट शीट। तो क्या क्या हेड में हम लोग करेंगे, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये 5 हेड में हम लोग पूरा कॉस्ट शीट बनाएंगे। ओके जैसे कंसाइनमेंट का हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकाला था, कैसे
याद करो कंसाइनमेंट का टोटल कॉस्ट निकाला था, कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंसाइन, कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड, कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये सब करके हम लोगों ने वैल्यूएशन किया था। तो यहां पर भी मोर और लेस सेम 5 हेड में मैं कॉस्ट शीट प्रिपेयर करूंगा। तो ये जो कॉस्ट शीट करेंगे उससे हम लोगों का फायदा क्या होगा? फायदा होगा इट प्रोवाइड्स द टोटल कॉस्ट इनकर्ड एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। यहां पर टोटल कॉस्ट भी आएगा, कॉस्ट पर यूनिट भी आएगा। दूसरा, इट फैसिलिटेट्स टू प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट रिक्वायर फॉर सबमिशन ऑफ टेंडर। किसी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपको प्रोजेक्ट का टेंडर देना पड़ता है, कुछ गुड्स बनाने के लिए आपको टेंडर देना पड़ता है, आप उस गुड्स कितना प्राइस में बना सकते हो। तो विदाउट कॉस्ट शीट यू कैन कैलकुलेट, तो कॉस्ट शीट बना के आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट करना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेट करने के लिए कभी कभी आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द नेक्स्ट ईयर भी करना हो सकता है। इट फैसिलिटेट टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रॉफिट देयरऑन। ये आपका क्या करने के लिए काम करेगा? कॉस्ट आ गया तो आप ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस एंड सेल्स एंड प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकेंगे, उसके लिए भी कॉस्ट शीट काम में आता है। और लास्ट, इट फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट कंपैरिजन। अगर आप कॉस्ट शीट में एक्चुअली एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना ही लिए, एक्चुअल कॉस्ट के साथ इसका कंपेयर करके देखेंगे क्या आपका कॉस्ट ज्यादा हुआ ना कम हुआ। अगर ज्यादा हुआ तो आप कंट्रोल मैकेनिज्म कर सकते हैं बाय कंपैरिजन। So that is a cost control by cost comparison. एक सेकंड স্যার, আমি ক্লাসে আছি, আপনাকে একটু পরে ফোন করব। আচ্ছা ঠিক আছে। Advantage of cost sheet and cost statement. Okay. Now, format applicable for preparation of cost sheet. यहां तक कोई डाउट है? इसके बाद मैं आपके सामने जो हेड में मैं कॉस्ट को लगाऊंगा वो फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखूंगा। यहां तक कोई सवाल है? बेसिकली कॉस्ट शीट क्या हुआ? एक डिटेल कॉस्ट कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट है। ये डिटेलिंग करने से पहले मुझे कॉस्ट को क्लासिफाई करना पड़ेगा 7-8 हेड में। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च डेवलपमेंट ओवरहेड, ये सब क्लासिफाई करने के बाद ये सबको हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे। कहां पर ग्रुप करेंगे? कॉस्ट शीट में, अंडर डिफरेंट हेड्स। 5 हेड है। प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट हो गया, वर्क कॉस्ट होगा, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडवांटेज क्या बोला है? 4 काम के लिए आता है, कॉस्ट निकालना, कॉस्ट कंट्रोल, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। यही इसका फंडामेंटल काम है। यहां तक कोई सवाल बेटा? नो सर। एनी क्वेरी यहां तक? चलिए, फॉर्मेट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कैसे कॉस्ट शीट बनाएंगे? पहले बेसिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोगों को करना पड़ेगा ये स्टेप। क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आप लोग जानते ही है, एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू परचेज, मतलब कैरेज इनवर्ड, उसके बाद आपका कोई टैक्सेस देना पड़ता है, वो सब। अबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल होगा तो लेस करेंगे। मैंने अबनॉर्मल लॉस बोला है, नॉर्मल लॉस नहीं बोला है। मटेरियल रिटर्न लेस करेंगे, स्क्रैप रियलाइज फॉर मटेरियल लेस करेंगे। करने के बाद डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके साथ डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। करने के बाद आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड आप ऐड करेंगे, ये एक्चुअल और एब्जॉर्प्शन बेसिस में होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट के साथ आप लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। उसको आके बोला जाता है आइदर प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। इसका और एक भी नाम है नेट वर्क कॉस्ट, मतलब एक ही है। ऐड, इसके साथ ऐड होगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट? आपका प्रोडक्ट मार्केट निकालने से पहले उसका क्वालिटी चेकिंग होता है, बड़ा बड़ा कंपनी ये फॉलो करता है। तो क्वालिटी कंट्रोल बोल के एक स्टैम्प भी रहता है,
तो क्वालिटी चेक्ड इसका मतलब है क्यूसी। देखिएगा प्रोडक्ट के पीछे रहता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के तो पीछे रहता ही है क्यूसी। तो क्वालिटी चेक का इसका मतलब है और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको चेक करके मार्केट में भेजा है। हर प्रोडक्ट का चेकिंग हुआ उसके बाद ही मार्केट में आया है। तो दैट इज आएगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। उसके बाद आएगा रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये दो आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन रिलेटेड अगर एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आएगा। लेस स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट और मिसलेनियस इनकम। कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना तो उसको बेच के अगर कुछ पैसा आता है उसको ही बोला जाता है स्क्रैप। बाई प्रोडक्ट मतलब कुछ उसका छाट माट से कुछ प्रोडक्ट आया जो मार्केट में बेच के कुछ पैसा आया, ये सब इनकम है, मिसलेनियस इनकम के हेड में जाता है, वो भी माइनस हो जाएगा। इसके साथ ऐड हो जाएगा बेसिक पैकिंग मटेरियल। कॉर्नेटो आप लोगों ने फिश कॉर्नेटो आप लोग ऑब्वियसली खाए होंगे। तो पहले उसको बनाया जाता है, बनाने के बाद उसका क्या होता है, उसके साथ कोन एंड रैपिंग किया जाता है। रैपिंग जो पहला रैपिंग रहता है उसका नाम है क्या, बेसिक पैकिंग मटेरियल। तो वो जब निकालते हैं एकदम रैप करके पूरा फिश बा कॉर्नेटो का छवि लगा टगा के पहले निकालता है प्रोडक्शन हाउस से, तो इसको बोला जाता है बेसिक पैकिंग मटेरियल। ऑयल जब निकालते हैं, ऑयल का पैकेट होके पहले आता है, दैट इज बेसिक पैकिंग मटेरियल। वो करने के बाद वो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करिएगा, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। उसके साथ ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वो सर वो तो पहले ही वहां पर लिखा था, वो था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन रिलेशन टू फैक्ट्री। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन रिलेशन टू अदर देन फैक्ट्री। सर कुछ नहीं बोलागा, एनीथिंग यू कैन एज्यूम। एड सर कॉर्नेटो तो एक बॉक्स में नहीं आता है, 10, 12 का 20 का कॉर्नेटो एक बॉक्स में रहता है, पेटी में रहता है छोटा, वो पेटी और ऐसा 10 पेटी और एक बड़ा पेटी में रहता है। ये सब क्या है, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। वो डिलीवरी करने के लिए काम में आता है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, assume it is basic packet, you can assume it is basic packing material, you can also assume it is a secondary packing material as the case may be। तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके साथ ऐड करेंगे प्रॉफिट, आ जाएगा आपका सेल्स। तो ये था मेरा फॉर्मेट जो मैं आपको भेज दूंगा। नाउ मैं आप लोग जानते ही है सर हर पॉइंट का कोई फंडामेंटल पॉइंट निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। नोट में क्या लिखा है अब मत देखिएगा। हाँ, इलास्ट्रेशन, कैलकुलेट द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा आपको। क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रुपीज 1 लाख। raw material return, raw material return rupees 3000, carriage inward rupees 1200, material stolen, चोरी हो गया, रुपीज 3800, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल रुपीज 1000,
Closing stock of material. Rupees 15,000. MG हो নকরা করবেন তোমার খাতায় করো সলিউশন যাও 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 बोलो रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होगा rupees particulars बोलिए ओपनिंग स्टॉक opening stock of raw material how much 10,000 add purchase of raw material 1 lakhs. 1 lakh रॉ मटेरियल Add raw material. क्या होगा सर Less. ये तो कंज्यूम नहीं हुआ तो लेस रॉ मटेरियल रिटर्न कितना 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 रॉ मटेरियल रिटर्न 3,000 3,000 कैरेज इनवर्ड कितना 1200 उसके बाद material stolen लेस मटेरियल स्टोलन ये क्या है 3800 ये क्या है एक्चुअली कंज्यूम है ना एबनॉर्मल है एबनॉर्मल इन नेचर क्या चोरी होना नॉर्मल है ना एबनॉर्मल है Abnormal, sir. तो एबनॉर्मल तो कंजम्पशन में नहीं आएगा 3,800 नाउ क्या है नॉर्मल वेस्टेज क्या नॉर्मल वेस्टेज को अब लेस करेंगे ना मान के ही चलेंगे सर मटेरियल कंज्यूम होगा तो ये लगेगा ही इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेरा कंजम्पशन क्या मानेंगे क्या इसको मानेंगे कंजम्पशन ना मानेंगे ना सर ये मेरा लॉस लॉस नहीं मानेंगे सर बिकॉज सर ये वेरी गुड ये लॉस नहीं मान सकते सर ये मेरा कंजम्पशन होगा रॉ मटेरियल यूज होगा तो कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होगा ही कपड़े से अगर आप सलवार कमीज बनाते कुछ तो कटिंग लॉस होगा दैट इज नॉर्मल हाँ कुछ कपड़ा अगर चोरी करके लेके जाता है देन इट इज एबनॉर्मल एबनॉर्मल कभी भी आपका कंजम्पशन में नहीं आता है लेकिन नॉर्मल लॉस इज ए पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिडक्टिंग normal loss from the raw material consumed because normal loss is a part of अच्छी तरह से सुन लो मैं अटेंडेंस के टाइम सवाल करूंगा ये so normal loss is a part of your what normal loss is a part of your raw material consumption that's why is no question of deducting it from the raw material consumed because it's my part of your raw material cost less closing stock raw material कितना 1,500 तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ बेटा 1000 रॉ The 15,000 मटेरियल कंज्यूम closing stock of raw material 15,000. 15,000 सर लेस वाला को ब्रैकेट में कर दीजिए
अच्छा ठीक है, सुविधा होता है तुम लोगों का ना। यस सर। স্যার ক্লোজিং স্টকটা 15000 আছে স্যার। 1000 স্যার ক্লোজিং স্টক। 15 সরি, হ্যাঁ ও বলে দিল না, আমি লিখলাম কি করলাম, রাইট। Sir, total amount 89400. 8 lakh 894,400. that is the raw material consumed. Any doubt? नो Any doubt raw material consumed में? No, sir. Okay, very good. किसी का प्रॉब्लम यहां तक क्लियर हुआ? रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? यस सर। Sir. Illustration. From the following information, calculate raw material consumed, prime cost. क्या कैलकुलेट करना है? प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रुपीज, परचेज of material rupees, normal loss recovery of scrap of material, recovery of scrap of material, wages paid rupees 50,000, outstanding wages rupees 3,000, installation wages of machine included in the wage paid rupees for 5,000, higher charges of special machine rupees 5,800, royalty charges rupees 6,000, cost of special dies and drawings rupees 3,200. चलिए, सामने मैंने आप लोगों को रख दिया है, आंसर बोलिएगा सामने पूरा। आप लोगों को ध्यान से एकदम छोटा छोटा प्रॉब्लम करिएगा ऑलवेज, सो दैट कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर हो जाइए। छोटा प्रॉब्लम करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम करने में कोई स्पेशलिटी नहीं है। मैं कराऊं ना करूं, जहां से करना है करिए, बुक देखो, एनीथिंग यू कैन डू इट। ऑलवेज गो फॉर द बिल्डिंग ब्लॉक्स।
जिसका बिल्डिंग ब्लॉक्स तगड़ा होगा वही आराम से काम कर सकेगा, नहीं तो उसको दूसरे का किताब खोल के दूसरे का सोल्यूशन देखना पड़ेगा, जैसे एग्जाम में हुआ है। चलिए बोलिए सोल्यूशन। इन 60वां टेबिलवा, चलिए मजा करेंगे। अच्छा और एक चीज लगा देते हैं, ओवर टाइम वेजेस। $7,000। चलिए एक्चुअली ये प्रॉब्लम में मैंने 3 चीज कवर करने के लिए दिखाया है, वेजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्राइम कॉस्ट को कैसे कवरेज देते हैं। चलिए क्या होगा, एक एक करके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना बेटा? 2000। आप लोग एक बार फोटो उठा के लग लीजिए, तो स्क्रीनशॉट मार के मुझे हेल्प कीजिएगा। चलो 2000। उसके बाद क्या होगा? At purchase of raw materials. Purchases, कितना बेटा? 1 lakh. उसके बाद नॉर्मल लॉस क्या होगा, आएगा? नहीं सर। क्यों? बिकॉज नॉर्मल लॉट इज अ पार्ट ऑफ योर माई कंजम्पशन, सो इट इज नॉट कम। नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन, सो इट विल नॉट बी डिडक्टेड। रिकवरी ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, सर मतलब मटेरियल खर्चा से कुछ वो मटेरियल जो बचा कुचा हो, बेच के पैसा आ रहा है वेरी कम, तो उसको लेस करेंगे। लेस पहले, अच्छा पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो नहीं दिया है, नहीं है, लेस रिकवरी फ्रॉम स्क्रैप ऑफ मटेरियल, कितना? तेज फिगर ज्यादा लिख दिया है मैंने, 200। और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, तो क्या होगा? इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल consumed, how much? 1 lakh 1,18,00,000. 1800. Now direct wages, direct wages paid कितना? 50,000। স্যার রিকভারিটা একবার বোঝাবেন? বলছি, জানতাম কেউ না কেউ এই প্রশ্নটা করবে। এখন একটু আমি ওয়েজেসটা করে নিই, তারপর রিকভারিটা আসছে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। add outstanding, how much? ফিগারটা যদি একটু তোরা বলতিস তে। outstanding 3,000 less installation
installation wages is a part of your material part of your product cost? No sir, it is a capital expenditure. तो कभी भी installation wages direct wages के भीतर अगर include है भी तो उसको exclude करना पड़ेगा. less installation wages कितना? 5,000. Okay. Overtime wages, it is also part of your wages. Add overtime. कैलकुलेशन मिस्टेक लिखी. Overtime wages कितना? Overtime wages 7,000. 7,000. कितना होगा? 55,000 सर. 55,000. That is the total आपका डायरेक्ट वेजेस हो गया. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. স্যার এই দুটোকে প্লাস করে প্রাইম কস্ট বের করব না? একটু ওয়েট করো, সব বলবো, কোনো চিন্তা করিস না মা. Prime cost is the composition of the three elements. What are the three? Raw material, direct material cost, plus direct labor cost, plus direct expenses. तो direct expenses भी तो लिखना पड़ेगा जो स्पेशली इस प्रोडक्ट के लिए होता है. क्या? हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन. दूसरा रॉयल्टी चार्जेस, मतलब ये सब सिर्फ इस प्रोडक्ट बनाने के लिए लगता है. सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट एक्सपेंसेस जो ना मटेरियल है ना लेबर है. तो ये मेरा क्या है? एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो कॉस्ट ऑफ द स्पेशल डाइज एंड डिजाइन एंड ड्राइंग, इसके लिए 5,800, रॉयल्टी है 6,000, स्पेशल डाइज 3,200. तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट कितना हुआ? 14,800. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 15,000. 15,000. 15,000. डन. तो टोटल होके क्या होगा? सॉरी, टोटल क्या होगा? 171,800. तो प्राइम कॉस्ट का कॉन्सेप्शन क्लियर? कितना हुआ? 171,800. 1,800. क्लियर? व्हाटएवर, फिगर गलत ज्यादा मैं नहीं देखूंगा. सो दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट जो मैंने ओरिजिनली कराया था. देखो प्राइम कॉस्ट के भीतर क्या है? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, दैट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ श्रेयांक का एक सवाल था, वो मैं कंप्लीट कर देता हूं. सर आपने स्क्रैप क्यों माइनस किया? देखिए आपका बिजनेस में मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल बोल के फेविकॉल इस्तेमाल हो रहा है. तो फेविकॉल इस्तेमाल करने के बाद फेविकॉल का जो डिब्बा रहता है और जो आपने रॉ मटेरियल लाया है उसका जो टीन रहता है, उसको क्या करेंगे? वो टीन को एकदम स्क्रैप की तरह बेच देंगे. तो वो आपका हो जाएगा आपका मटेरियल का स्क्रैप. लेकिन वही अगर प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको लगा डिफेक्टिव और उसको स्क्रैप किया, उसका बोलते हैं स्क्रैप ऑफ द प्रोडक्ट. वो दूसरे जगह से डिडक्ट होता है. लेकिन एज पर एज द मटेरियल स्क्रैप है, वो ऑलवेज आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन से माइनस होगा. क्लियर श्रेयांश? Yes, sir. Because that scrap is in relation to the material. Since it is in relation to the material, that's why while we are calculating the direct raw material consumed, we should deduct that item from the raw material consumption. और एक नोट सिर्फ लिख देंगे, नोट assuming normal loss is a part of what? Raw material
consumption, hence not deducted. Okay, तो आई थिंक क्लियर है सर स्पेशल कॉस्ट डाइस फॉर एंड ड्राइंग्स का मतलब सर स्पेशल कॉस्ट रॉयल्टी। स्पेशल कोई उस आइटम बनाने के लिए कोई स्पेशल मशीन जरूरत होता है, तो दैट्स वाई स्पेशल मशीन का कॉस्ट। रॉयल्टी मतलब वो चीज प्रोडक्शन करने के लिए मुझे किसी का परमिशन लेना पड़ता है, जिसको प्रोबेबली उसका ही डिजाइन था, उसका ही फॉर्मूला था, तो उसको रॉयल्टी देना पड़ता है, तो ये रॉयल्टी भी उस प्रोडक्ट में ही चार्ज होगा। सेम डिजाइन और स्पेशल ड्राइंग्स मतलब उस प्रोडक्ट बनाने का एक ढांचा है, मतलब जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया उसका एक ढांचा बोल दिया है, तो उसको डाइस में ढांचना पड़ेगा। तो ये डाइस का सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए लगेगा, दूसरा काम के लिए तो लगेगा नहीं। तो ये स्पेशल डाइस जो ढांचा है उसको ही बोलते हैं हम लोग स्पेशल डाइस एंड ड्राइंग का खर्चा, वो भी डायरेक्ट में आएगा। सर ये अकाउंटिंग वाला ड्राइंग ना सर? ना 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 ना, अरे ड्राइंग मतलब स्केचिंग करना ना ना ना, सॉरी बोलना चाहिए था मुझे, स्केच करना, छवि आंकना, ठीक है। डन, चलिए यहां तक आई थिंक। बाकी पार्ट जो बाकी बचा रहता है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है।